आज का टॉपिक है स्थल रूपों का विकास। ये चैप्टर 3 है ना। तो इसका हम लोग छोटे छोटे प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला है इसका, खाली स्थान भरने वाला ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उसको अंतर्जनित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल, इंडोजेनिक फोर्स। ठीक है। दूसरा है इटली का एटना। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ज्वालामुखी का एक वीडियो हमने अपना डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। धरातल के नीचे का वह स्थान, धरातल का नीचे है ना, जहाँ भूकंप की शुरुआत होती है, भूकंप की जहाँ शुरुआत होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है। और जहाँ महसूस किया जाता है पहले, उसको अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर सही कथन को लिखिए। इसमें सही क्या है? जलप्रपात का निर्माण हिमनदी द्वारा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। बलुआ टिब्बा मरुस्थल में पाया जाता है, ये सही बात है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन गंगा नदी द्वारा निर्मित होता है, ये भी गलत है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन गंगा नदी द्वारा निर्मित नहीं होता है। अमेरिका के कोलोरेडो नदी पर बना है ना कैनियन जो है वो सबसे बड़ा नदी है, द्वारा निर्मित है कैनियन। ठीक। अब है एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पृथ्वी पर कार्यरत दो बलों का नाम। तो पृथ्वी पर कार्यरत दो बल हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल पृथ्वी के अंदर का उत्पन्न होता है और बहिर्जनित बल पृथ्वी के बाहर से लगता है। बहिर्जनित बल पृथ्वी के बाहर लगता है। अब है 2 नंबर, मशरूम चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो मशरूम चट्टानें रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पाई जाती है? तो रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक। गोखुर झील का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? ये निक्षेपात्मक है ना, निक्षेपात्मक के कारण होता है। ये नदियों द्वारा ये ऐसा होता है, नदी इसको निर्माण करता है ना। और भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक, है ना। इसको पी, एस और एल, ये धरातलीय होता है। तृतीयक जो होता है वो धरातलीय होता है उसको। अब प्लेटों में गति किस कारण से होती है? प्लेटों में गति किस कारण से होती है? तो प्लेटों की गति ज्वालामुखीय उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि कारण हैं। ठीक है। यही सब कारण है किसका? प्लेटों की गति का। ठीक। अब है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और एक होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो अभी आपको हम उदाहरण भी इसका देते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण में आप लिख सकते हैं एटना, ये इटली का एटना है। ठीक है। और स्ट्रोम्बली हवाई द्वीप का मोना लोआ। और प्रसुप्त ज्वालामुखी में ये आपका हो गया इंडोनेशिया का क्राकोटोवा। ठीक है। और शांत ज्वालामुखी में हो गया कौन सा? ये हो गया अफ्रीका का किलीमंजारो, अफ्रीका का किलीमंजारो। ज्वालामुखी का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जा करके ज्वालामुखी का पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार से होता है? जलप्रपात का निर्माण किस प्रकार से होता है? ठीक। जलप्रपात, ये देखिए हुंडरू जलप्रपात, ये रांची में है, स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात। एक और है वहां पर दसम फॉल। ठीक है। नदी का पानी जब ऊंचाई से दूसरी तरफ गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। नदी का पानी जब ऊंचाई से दूसरी तरफ गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। देखिए, कर्नाटक का जोग तथा झारखंड का हुंडरी, आपका दशम,
ये जलप्रपात का उदाहरण है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदी के द्वारा निर्मित आकृतियों का नाम लिखिए। हिम नदी के द्वारा कैसी कैसी आकृतियां बनाई जाती है, इसका नाम बताना है। तो ठीक है, आप देखो ध्यान से, अभी मैं इसका नाम बताता हूं। तो हिम नदी द्वारा निर्मित प्रमुख आकृतियां, सबसे पहला देखिए यू आकार की घाटी बनाती है। यहाँ आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं। पहला आप क्या लिखेंगे? इसमें पहला लिखेंगे यू आकार की घाटी, दूसरा लिखेंगे हिमोड़, दूसरा हिमोड़, और तीसरा लिखेंगे आप सर्क एवं टार्न। क्या लिखेंगे? सर्क एवं टार्न। ये 3 प्रकार की आकृतियां हिम नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये उसकी द्वारा निर्मित प्रमुख आकृतियां हैं। कौन कौन सा है? तो यू आकार की घाटी, हिमोड़ और सर्क एवं टार्न। सर्क एवं टार्न। ये क्वेश्चन नंबर 5, अंतर बताना है। इसमें अंतर बताना है। क्या अंतर बताना है? कि उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में क्या अंतर है, और बहिर्जनिक बल और अंतर्जनित बल, ये दोनों में आप अंतर अभी जानेंगे। तो बहिर्जनित बल क्या होता है और अंतर्जनित बल क्या होता है, उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र क्या होता है। ठीक है। अब हम देखिए, एक तरफ आप लिखेंगे उद्गम केंद्र और एक तरफ लिखेंगे अधिकेंद्र। कॉपी में आप यहाँ चित्र भी देख सकते हैं। ये भूकंप से संबंधित बात है। ये किससे संबंधित है? भूकंप से। भूकंप की उत्पत्ति देखिए, धरातल के नीचे का वह भाग जहाँ कंपन की घटना आरंभ होती है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर देखिए, यहाँ पर आप, है ना, यहाँ पर सतह पर जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल में अंतर। तो अंतर्जनित बल किसको बोलेंगे? इंडोजेनिक फोर्स। तो ऐसे बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, यानी जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उसे हम अंतर्जनित बल बोलेंगे, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे हम बहिर्जनित बल कहेंगे। यही इस दोनों में अंतर है, अंतर्जनित बल में और बहिर्जनित बल में ये अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्रश्न संख्या 6 से बताया जाएगा। डेल्टा मुख्यतः नदी के मुहाने के पास होता है, क्या कारण है, और क्राकोटोवा एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और प्रश्न संख्या जो 7 है दीर्घ उत्तरीय, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।